नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज है 27 सितंबर 2025 और 27 सितंबर 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। चाहे वह बिहार में रामसर स्थल की संख्या से संबंधित प्रश्न हो या फिर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या एआई ड्रोन डिफेंस सिस्टम से संबंधित हो, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसे डिटेल में डिस्कशन किया गया है और अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया है जो कल के करंट अफेयर्स पर आधारित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में घोषित किए गए दो रामसर स्थल जिनका नाम है, एक का नाम है गोकुल जलाशय और दूसरा का नाम है उदयपुर झील, किस राज्य में अवस्थित है? विच स्टेट आर द टू न्यूली डिक्लेयर्ड रामसर साइट गोकुल रिजर्व एंड उदयपुर लेक लोकेटेड इन? दोस्तों, ये दोनों के दोनों जो है बिहार से संबंधित है और बिहार में जो पहले 3 रामसर साइट था, अब 2 और बढ़ जाने से टोटल 5 रिजर्व हो गया, टोटल 5 रामसर स्थल हो गया। दोस्तों, तो ये दोनों देख रहे हैं, एक जो है एक बक्सर जिला में है, ध्यान रखेंगे, और दूसरा जो है पश्चिम चंपारण में है। दोस्तों, पश्चिम चंपारण और बक्सर, ये 2 अलग अलग जिलों में ये दोनों रामसर साइट है। देखते हैं इसका डिटेल डिस्कशन। दोस्तों, बिहार में हाल ही में रामसर स्थलों की सूची शामिल किए गए हैं जिसमें गोकुल जलाशय और उदयपुर को शामिल किया गया है और देश में जो पहले 91 था, अब 2 और बढ़ जाने से अब 93 हो गया है। और बिहार के गोकुल जलाशय जो है बिहार के बक्सर जिले में है जिसका क्षेत्रफल है 448 हेक्टेयर। साथ ही उदयपुर झील जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, इसका जो क्षेत्रफल है 319 हेक्टेयर हो गया है। बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या जो है 5 हो गई है। नाम देखेंगे, कांवरताल बेगूसराय का, नागी और नकटी जमुई का, गोकुल बक्सर का और उदयपुर पश्चिम चंपारण का। और ये उसी का सही आंसर है, सही युग्म है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने भारत के जिस डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान की है वह किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पाक की खाड़ी। कहाँ पे? पाक की खाड़ी, तमिलनाडु में। दोस्तों देखिए इस इमेज को, इस मैप को देखिए, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट है और इस पार्ट में यहाँ पे जो पाक है इसे बोलेंगे पाक ऑफ स्टेट अर्थात पाक जलडमरूमध, पाक की खाड़ी, और इस साइड है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और इधर श्रीलंका है। तो यहीं पे जो पाक की खाड़ी है तमिलनाडु में, यहीं पे डुगोंग रिजर्व संरक्षण घोषित किया गया। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, साथ ही केवल इतना नहीं, इस क्वेश्चन के साथ और कुछ डिटेल देखते हैं। अभी कई परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रेड डेटा बुक जो है, रेड डेटा बुक जिसे हिंदी में लाल सूची बोलते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा इसे जारी किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। और इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बना है? तो यदि राज्य की बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा, यदि वो रिजर्व की बात करें, कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो तब हो जाएगा दोस्तों पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार को। दोस्तों, साथ ही एक और करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ हुआ था? 2025 में अबू धाबी में हुआ था। इतने सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपको एक प्रश्न में देखने को मिलता है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखते हैं अदर जो फैक्ट है इससे संबंधित। तो आप आंसर क्या हो गया? पाक की खाड़ी, तमिलनाडु, गल्फ ऑफ पाक, तमिलनाडु। यह रिजर्व जो है दोस्तों पाक की खाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। और डुगोंग जो एक जलीय जीव है, इसे सी कॉव कहा जाता है और एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। तो शाकाहारी स्तनधारी, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी जीव कौन सा है? तो डुगोंग है, इसे सी कॉव कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इमेज में देखा सी कॉव कैसा दिखता है, अर्थात डुगोंग कैसा दिखता है, यह है डुगोंग का इमेज। दोस्तों, साथ ही इसे जो है भारत सरकार द्वारा 2022 में ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में IUCN के द्वारा इसे मान्यता दिया गया है। और कितने किलोमीटर? 448.34 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और डुगोंग से सबसे अधिक आबादी से भी प्रश्न यदि पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे ये पाक के खाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
किस देश ने एशिया का पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हब अर्थात जलवायु अनुकूल कृषि का जो हब है स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भारत सरकार के द्वारा दोस्तों। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूल कृषि क्या होता है? अर्थात एक ऐसी कृषि जिसका असर जलवायु पे कम पड़े, जलवायु परिवर्तन पे कम पड़े, तो इसे बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। और हाल ही में भारत में और भारत के महाराष्ट्र राज्य के, ध्यान रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के पुणे में इसे स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में पहला आंसर इसका हो गया और यह हब जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित होगा। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कृषि को सुरक्षित बनाना। जितने भी जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर प्रभाव पड़ता है उसको सुरक्षित बनाना, साथ ही किसानों को जलवायु अनुकूल तकनीकी और प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें। और यह पहल अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ की जा रही है और इससे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मिशन अमृत सरोवर 2.0 की शुरुआत की है? तो राज्य बताना है दोस्तों। सही आंसर है बिहार राज्य में। बिहार में हाल ही में मिशन अमृत सरोवर 2.0 की शुरुआत की गई है। ये देखिए, मिशन सरोवर अर्थात तालाबों की संरक्षण से संबंधित है मिशन सरोवर। ये PIB का न्यूज है। अमृत सरोवर ये मिशन है, मिशन 2.0 है दोस्तों। बिहार में इसे किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो जल का संरक्षण करना और भंडारण को बढ़ाना। इसके तहत राज्य में नए तालाब, जलाशय बनाए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण जल संकट को कम किया जाएगा। यह केंद्र सरकार के अमृत सरोवर अभियान का हिस्सा है और बिहार 2024 में इसका पहला चरण पूरा कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई, ध्यान रखेंगे, माही बांसवाड़ा। पूछा जाएगा कि माही बांसवाड़ा जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। किस रिएक्टर, यहाँ रिएक्टर का नाम बताना है और पहल का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 700 मेगावाट PHWR रिएक्टर और फ्लीट मोड पहल दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं कि ये जो फ्लीट मोड पहल होता है ये क्या होता है? तो जितने भी रिएक्टर है उसका डिजाइन एक ही तरह से बनाना, ताकि एक तरह के डिजाइन बनाने से उसमें लागत और समय की बचत हो सके। ऐसे मोड को फ्लीट मोड कहते हैं। और PHWR क्या होता है? तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होता है। ये 700 मेगावाट का और फ्लीट मोड पहल से के साथ। दोस्तों देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो 700 मेगावाट PHWR रिएक्टर जो है फ्लीट मोड पहल के साथ, इसका सही आंसर हो गया। और यह परियोजना फ्लीट मोड का हिस्सा है और इससे 4 स्वदेशी 700 मेगावाट PHWR दाबयुक्त भारी जल, जिसे हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बोलेंगे दोस्तों। ये किनकी पहल है? तो NPCIL और NTPC का एक संयुक्त उपक्रम है और इस रिएक्टर का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? अश्विनी। याद रखेंगे, अश्विनी इसका नाम रखा गया है। और इसका निर्माण राजस्थान के माही बांसवाड़ा क्षेत्र में किया गया है। राज्य भी याद रखेंगे, राजस्थान। और फ्लीट मोड उद्देश्य क्या है? अभी हम लोगों ने देखा कि समान डिजाइन, एक ही जैसा डिजाइन करना, खरीद तहत 10 रिएक्टर का निर्माण करना फ्लीट मोड के अंतर्गत आता है। बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो नरोड़ा पूछा जाता है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। केगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। रावतभाटा राजस्थान में है दोस्तों। काकरापाड़ा गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र में। मद्रास जो है, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में। कुडनकुलन तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर जो है 2011 में जो 1000 जीवित जन्मों पे 44 था, अब 2023 में घट के कितना हो गया? इसका आंसर देना है दोस्तों। सही आंसर है 25। अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है IMR डिक्रीज किया है 44 से घट करके कितना हो गया है? तो 25 हो गया है। 44 से घट के 25 याद रखेंगे दोस्तों। तो ये अर्बन वर्सेस रूरल का जो शहरी और ग्रामीण के बीच का जो डेटा है, गैप है, इसको भी देखेंगे। ये जो नेशनल IMR है ये क्या करता है? यदि शहर गांव सभी को मिला देंगे और पूरे भारत की बात करेंगे तो 25 बच्चे का मृत्यु हो जाता है 1000 जीवित बच्चों पे दोस्तों। ये देखेंगे कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभी कितना है? 28 है। 44 से घट के 28 आ गया है। 44 कब था? तो 44 2013 में 44 था और अभी 2023 में जो है 28 हो गया। कितने % कमी हुई है? तो 36% रिडक्शन हुआ है। यदि शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो 2013 में ये 27 था और घट करके अभी
18 हो गया है, 33% की कमी हुई है। और दोनों के बीच शहरी और ग्रामीण के बीच 55% का गैप है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये सभी, इसे याद रखेंगे। और इसका सही आंसर हो गया 25। देखते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। तो शिशु मृत्यु दर जो है 2011 में टोटल 44 था और घट करके अब 25 हो गया है। यदि 5 वर्ष से कम आयु की बच्चों की मृत्यु दर देखा जाए तो 49 से घट के 29 हो गई है। और यह रिपोर्ट किनके द्वारा, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर में तेज गिरावट देखी गई है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल, जो जल के लिए सुरक्षा पहल शुरू किया गया है, इसके तहत गंभीर निष्कर्षण वाले क्रिटिकल ब्लॉक्स, जहां पे पानी निकालना बहुत गंभीर है, ऐसे जगहों के लिए मनरेगा फंड का कितना प्रतिशत जल संबंधी कार्य पे खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है, किनके द्वारा, तो ये ग्रामीण कार्य मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा ये किया गया है। मनरेगा के फंड में कितना % जो है इसके लिए होगा, खर्च होगा, तो इसका सही आंसर है 65%। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये गंभीर वाले के लिए है, गंभीर वाले के लिए। देखते हैं इसका डिस्कशन है। 65% इसका सही आंसर हो गया। और क्रिटिकल ब्लॉक जो होगा उसमें 65% मनरेगा फंड खर्च करने अनिवार्य है। और सेमी क्रिटिकल के जगह पे 40% खर्च करना अनिवार्य है दोस्तों। उद्देश्य है जो इसका पुनर्भरण, भूजल पुनर्भरण पर ध्यान केंद्रित करना और मनरेगा को जल सुरक्षा से जोड़ने की पहल है यह। और पहल का लक्ष्य जल संबंधित कार्य पर अधिक वित्तीय संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करना, इसका सही लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद 304 क्या सुनिश्चित करता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी किया गया है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 304 जो है ये कहता है, एक राज्य द्वारा आयातित वस्तु पर स्थानीय रूप से निर्मित समान वस्तुओं के साथ भेदभाव न करना। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसे समझेंगे कि एक यदि बिहार है और दूसरा महाराष्ट्र है, तो यदि महाराष्ट्र बिहार से चावल मंगाता है तो इस पर ये टैक्स नहीं लगाएगा और टैक्स लगा करके इसके रेट को नहीं बढ़ाएगा महाराष्ट्र, अर्थात क्योंकि महाराष्ट्र में भी चावल उत्पादन हो रहा है। तो एक राज्य द्वारा आयातित वस्तु पर स्थानीय रूप से निर्मित समान वस्तुओं के साथ भेदभाव न करने का दिशा निर्देश दिया जाता है संविधान के अनुच्छेद 304A में दोस्तों। देखते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक राज्य द्वारा आयातित वस्तु पर स्थानीय रूप से निर्मित समान वस्तुओं के साथ भेदभाव न करना, इसका सही आंसर था। और अनुच्छेद 304 क्या कहता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। और अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 304, और यह राज्य को आयातित और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं के बीच भेदभाव करने को रोकता है। यह भारतीय संघ के सिद्धांत आंतरिक व्यापार की एकता को बनाए रखता है। और राज्य के इस अनुच्छेद के तहत संसद की पूर्व मंजूरी के साथ कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने इस महत्व को दोहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन AIM जो नीति आयोग का फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में जो है कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए कितनी अटल टिंकरिंग लैब ATLS स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 500। ये अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग की एक पहल है। इस पहल के द्वारा एक लैब जो है, लेबोरेटरी अर्थात लैब्स स्थापित किया जाता है ताकि बच्चे इससे बहुत कुछ बनाना, बहुत कुछ प्रयोग करना सीख सकते हैं। और ये कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो अटल टिंकरिंग लैब किस मिशन के तहत स्थापित हो रहा है, तो अटल इनोवेशन मिशन। और अटल इनोवेशन मिशन किसका भाग है, तो नीति आयोग का। और नीति आयोग के किस प्रोग्राम का हिस्सा है ये, तो फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम का हिस्सा है। इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। डिटेल डिस्कशन देख ले दोस्तों। तो यह प्रोग्राम जो है नीति आयोग और कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। 500 नए ATLS स्थापित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य दोस्तों है नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। और 6 से 12 कक्षा तक के छात्रों को यह प्रोग्राम लक्षित करता है और यह पहल सीमांत क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ऑटोनोमस मोबिलिटी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए डिजिटल अवसंरचना प्लेटफॉर्म का क्या नाम है दोस्तों,
सबसे पहले दोस्तों इस टर्म को हम लोग समझेंगे। ये जो रणनीति है अर्थात ये जो यूएई के द्वारा स्ट्रेटजी लॉन्च किया गया है, इस स्ट्रेटजी का नाम है ऑटोनोमस मोबिलिटी स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी है क्या दोस्तों? तो ऑटोनोमस वर्ड क्या कहता है कि वो कोई भी वाहन है, उस वाहन में बिना ड्राइवरलेस जो कार होगा, ड्राइवरलेस कोई भी वाहन है, ऐसे बोलेंगे ऑटोनोमस। मोबिलिटी का क्या मतलब है? एक ऐसा वाहन जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, और इसके लिए रणनीति बनाया गया। अर्थात दोस्तों यूएई क्या कर रहा है, जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं, हमारा डेटा है, हमारा फाइल है, कहाँ सेव होता है? क्लाउड में सेव होता है, क्लाउड में। तो इसी क्लाउड आधारित दोस्तों एक सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड ला रहा है, सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड, जिसके तहत क्या करेगा, यहाँ पे सभी डेटा एकत्र होगा, यहाँ संग्रह होगा। इस डेटा संग्रहण से क्या होगा, जो परिवहन होंगे, चाहे वो कार हो, बस हो, ऑटोनॉमस चल रहा हो, तो ये बताएगा कि कौन सी कार किस दिशा से कितने किलोमीटर के स्पीड से और किस लाइन में अर्थात किस वे में आ रही है, ताकि दूसरा अपना वे रास्ता बदल करके चल सके और इसमें टक्कर ना हो। तो ऐसे जो क्लाउड है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी ऑटोनोमस कारें हैं, मोबिलिटी है, ये चल रहा है और ये अपने लेन में चलेगा। और ये इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो ये क्लाउड मोबिलिटी क्लाउड जो है इसे कंट्रोल करेगा। तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूएई ने। किस क्लाउड को? तो सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड को। ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड इसका सही आंसर हो गया। और किसने शुरू किया? यूएई ने। ऑटोनोमस मोबिलिटी रणनीति का हिस्सा है। इसका नाम सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड रखा गया है और अगली पीढ़ी के परिवहन के लिए सुरक्षित डेटा अवसंरचना ये होगा दोस्तों। और एआई जो आधुनिक तकनीकी है, एआई है, लीडार, जीपीएस, ये सभी इसका समर्थन करेगा, सपोर्ट करेगा इसको। और ये हाई परफॉर्मेंस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ द्वारा ड्रोन वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्रोन वॉल बनाने की पहल की गई है। एआई आधारित बहुस्तरीय ड्रोन डिफेंस प्रणाली का नाम क्या दिया गया है? तो दोस्तों एयर शील्ड इसका सही आंसर है। ऑप्शन में आपको दिख रहा आयरन डोम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किस देश का ये डिफेंस सिस्टम है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ये है इजराइल का। दोस्तों साथ ही एक क्वेश्चन और है कि ये जो आयरन डोम है उसी तरह से एक गोल्ड डोम भी बनाया है। गोल्ड डोम किसके द्वारा बनाया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इंतजार रहेगा, कल इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखते हैं इसका जो डिटेल डिस्कशन हो सकता है। एयर शील्ड जो है, इस प्रणाली को एयर शील्ड बोला जाता है और ये किस पर आधारित है? तो एआई बहुस्तरीय ड्रोन डिफेंस प्रणाली है। और यह पहल संदिग्ध रूसी ड्रोन देखे जाने के बाद शुरू किया गया है और उद्देश्य है घुसपैठ और अपरंपरागत हमलों का पता लगाना। और यह जीपीएस जैमिंग जैसे खतरों का मुकाबला करता है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इस सीरीज में 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा है। अब बारी है आज के क्वेश्चन का और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप यदि कल का वीडियो नहीं देखें तो कल का वीडियो देख लीजिए। कल के वीडियो में इसका आंसर दिया गया था। डीआरडीओ और एसएफसी ने मध्यम दूरी के अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस अनूठी प्रणाली का से किया है? डीआरडीओ एसएफसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड द मीडियम रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल यूजिंग विच यूनिक सिस्टम। तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन, इसी से आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का यह सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी का जो सीरीज शुरू किया गया है इसे ज़रूर देखें और साथ में नोट्स बनाते चले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।